उसको आप सांस में नहीं ले पाइएगा। आपको वायुमंडल में प्रत्यक्ष रूप से चाहिए ऑक्सीजन, तभी आप ले पाइएगा। तो हम लोग जब पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं वायुमंडल से दूर हो रहे हैं, या आप ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों? वायुमंडल से दूर हुए। तो ऐसे भी नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती है। और उसके बाद बहुत सारे गैसों का रिसाव होने लगता है। अगर उन्हीं गैसों में से कोई खतरनाक गैस अगर मिल गया तो देखिएगा बहुत बार पेपर में पढ़ते होंगे मजदूरों की मौत हो गई दम घुटने से। कारण यही सब होता है। और दम घुटना क्या हो गया कि हमको ऑक्सीजन मिला नहीं, या तो ऑक्सीजन नहीं मिला या फिर कोई गर्दन दबा दिया कि हम सांस नहीं ले पाए, वही ना दम घुटना होता है। तो यही दो चीजें। लेकिन बेसिकली अगर खदान इस समय होता तो क्या हो गया, वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिला, इस कारण दिक्कत हो रही है। और सबसे नीचे सबसे खतरनाक यही हो जाता है, अगर गलती से कोई मसाल लेके चल गया नीचे रोशनी के लिए, और अगर वहां पे कोई सा भी गैस का लीकेज है तो हो सकता पूरा खदान में आग लग जाएगा। सुनते हैं यहाँ था रामगढ़ और मांझी आसपास ऑटोमेटिक जल रहा था ना अपने, तो यही सब कारण है। फिर आप न्यूज में या पेपर में देखे होंगे चापाकल से अचानक आग निकल रहा था, तो वो सब क्या है, गैस का रिसाव हो रहा है। तो अगर उसको रोकना इतना आसान नहीं ना है, क्योंकि बढ़ भी सकता, फट भी सकता, बहुत चीज हो सकता ना। अगर गैस का रिसाव हो गया वायुमंडल में और गलती से आग लगा तो बहुत हो सकता है। जैसे एलपीजी को आप खोल के छोड़ दीजिए और रूम अगर बंद रहे, खिड़की उड़की बंद रहे, तो पूरा रूम में आग हो जाएगा ना, वही चीज है। और ऐसे भी अगर आप एक मिनट का 10 सेकंड भी अगर आप स्विच ऑन करते हैं एलपीजी का, फिर माचिस मारता है, थोड़ा लंबा आग पकड़ता है। देखिए गौर किए ना, इसी कारण माचिस क्या बोल जाता है, माचिस से ना करें, लाइटर का उपयोग करें, क्योंकि माचिस से दायरा बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा तो जहां जहां गैस होगा वहां आग लग सकता है। इसलिए इसका उपयोग सीमित, मतलब आसानी से किया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिक्कत है। अभी देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल क्या कर रहा है, सब जगह गैस से पाइपलाइन आपूर्ति गैस की करने वाला है। सब घर को स्वच्छ ईंधन इसी से अब मिलने वाला, क्योंकि गैस हम लोग बना भी सकते हैं और दूसरा प्राकृतिक रूप से तो हमारे पास मौजूद है। जैसे बायोगैस आप सुने हैं, बायोगैस बहुत सारा गांव में होगा जहां से हम लोग यूज कर लेते हैं उस सबका, तो वो सब सारा कुछ इसी में है, लास्ट क्या लिखे हुए किया जाता है। ठीक है, अतः प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस वर्तमान में लिखेगा। अतः प्राकृतिक गैस वर्तमान में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। अतः प्राकृतिक गैस वर्तमान में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, लास्ट लिखिए अब परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु से परमाणु, हाँ ठीक, प्राप्त होने वाले ऊर्जा को रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी दोनों एक ही चीज है।
ठीक है। यह दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। यह दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। हाँ, और दूसरा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन, टूटना, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व जैसे, रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि मुख्य, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम आदि मुख्य नाभिकीय ईंधन हैं। आदि नाभिकीय ईंधन हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में, जिनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जिनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। जिनका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको जो ये लिखे इसमें नाभिकीय विखंडन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बता रहे उसको किया जाता है। लिखे, नीचे लिखिए, क्योंकि इन तत्वों की पृथ्वी पर उपलब्धता, इन तत्वों की पृथ्वी पर उपलब्धता सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर इन तत्वों की उपलब्धता सीमित मात्रा में है। अतः ये सीमित रूप से ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अतः ये सीमित रूप से ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
अतः ये सीमित रूप से ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नाभिकीय विखंडन और संलयन में भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय विखंडन और संलयन में भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब लिखिए उसी में पहला नंबर लिखिए, नाभिकीय विखंडन लिखे थे कि संलयन लिखे थे? संलयन लिखिए, नाभिकीय संलयन पहला नंबर। डैश देके लिखिए, इनमें दो या अधिक छोटे नाभिक, इनमें दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इनमें दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इनमें दो या अधिक छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको लिख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, तो जो छोटे छोटे नाभिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण किए, तो इस विधि द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य तथा अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो सूर्य में अगर ऊर्जा का स्रोत पूछा जाएगा तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में लगभग 71% क्या है? हाइड्रोजन, और वहां ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है कि वो खुद ब खुद जुड़ने लगता है, जुड़ के हीलियम बनता है, और हीलियम बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन विनाशकारी हो सकती है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन विनाशकारी हो सकती है, जिसे हम हाइड्रोजन बम के रूप में जानते हैं या प्रयोग करते हैं। जिसे हम हाइड्रोजन बम के रूप में जानते हैं। जिसे हम हाइड्रोजन बम के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखिए वहां भी हम लोग को साइंस टेक में पढ़ना है ये नाभिकीय ऊर्जा, तब और डिटेल चलेंगे। ठीक है, जब ईंधन का सबका बात करेंगे। यहाँ चूंकि हम लोग को नवीकरणीय से थोड़ा थोड़ा खाली जान लीजिए। ये आपको
एग्जाम में भी काम आएगा, अभी CDPO में भी, साइंस में, मॉडर्न फिजिक्स का सब पार्ट है, ठीक है, उसमें काम आएगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, कहाँ कौन सा ऊर्जा है। सेकेंड लिखिए, नाभिकीय विखंडन, संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, इसमें बड़े नाभिक, इसमें बड़े नाभिक इसमें बड़े नाभिक टूटकर, इनमें बड़े नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूटकर दो या सॉरी रुकिए एक मिनट, इसमें बड़े नाभिक टूटकर दो या उससे अधिक नाभिक बनाते हैं, दो या उससे अधिक नाभिक बनाते हैं। लिख लीजिए, यूरेनियम बड़ा नाभिक है, रेडियो सक्रिय तत्व है, टूट के बेरिलियम और क्रिप्टॉन बनाता है, BaCr। जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो और डिटेल जाएंगे। टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक बनाता है, ठीक है। अब यूरेनियम 235 इसलिए लिखे क्योंकि इसका आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक समझते हैं, हाँ, और डिफरेंट, तो संभारिक हो गया, समस्थानिक हो गया। उसी तरह एक संभारिक आता है और सम न्यूट्रिनो आता है एक अलग, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो यूरेनियम का भी 2-3 आता है, तो एक 238 है, 235 है, 235 का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यूरेनियम का अयस्क को क्या बोलते हैं, पिच ब्लेंड, ठीक है, यूरेनियम का अयस्क को ये निकलता है। तो ये देखिए, बड़ा नाभिक है, दो में टूटा और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। लिखिए नीचे, इस क्रिया में या इस अभिक्रिया में, जो भी लिखिए, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इस क्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस विधि द्वारा वर्तमान में, इस विधि द्वारा वर्तमान में नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र, या अच्छा ठीक है, लिखिए, इस विधि द्वारा वर्तमान में नाभिकीय षड्यंत्र में लिखिएगा, विद्युत काट दीजिए, नाभिकीय षड्यंत्र में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नाभिकीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नाभिकीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट लाइन लिख लीजिए, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन विनाशकारी होता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन विनाशकारी होता है, जो एटम बम के रूप में जाना जाता है, परमाणु बम।
एटम बम, जो परमाणु बम के रूप में जाना जाता है। झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है कि नहीं? कहाँ? जादूगोड़ा कहाँ है ये? कौन सिंहभूम? पूर्वी सिंहभूम, बहड़ागोड़ा, वहाँ जादूगोड़ा में, ठीक है, यूरेनियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो जो रेडियो एक्टिव तत्व होगा बहुत बड़ा, उसको तोड़ के क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। और बहुत बार देखिएगा साइंस में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, या परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम एटॉम बम इस पे, हाइड्रोजन बम संलयन। फिर पूछेगा आपसे सूर्य या तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, विखंडन नहीं। अगर दोनों कंट्रोल कर लिए तो हमारा काम होगा, नहीं कंट्रोल कर पाओ, हाइड्रोजन वाला तो और खतरनाक। अगर हाइड्रोजन वाला हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और अगर चेन रिएक्शन हो गया, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलते गया, तो क्या होगा, पूरा वायुमंडल ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हम ईंधन देंगे, जितना ईंधन देंगे वो काम आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ लिखे थे हम लोग अनवीकरणीय में, बता रहे, खनिज लिख लिए थे, मृदा हो गया तो ऊर्जा हो गया, तो खनिज लिखे थे ना, खनिज हो गया। हाँ, क्या बोले? रेडियो सक्रियता तो वो होता है ना जिनसे अपने आप रेडिएशन निकलते रहेगा, यानी तरंग निकलते रहेगा, ऊर्जा उससे निकलते रहेगा। वो ऊर्जा हम लोग पे है, हम लोग उसका यूज करें चाहे ना करें। जैसे कार्बन से भी निकलता है, इसलिए कार्बन डेटिंग में हम लोग काम कर लेते हैं। यूरेनियम से निकलता है, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व है। जितने भारी भारी तत्व हैं सब अधिकतर रेडियो सक्रिय तत्व है। इनसे खुद ब खुद क्या होगा, ऊर्जा निकलते रहेगा, एनर्जी निकलते रहेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम लोग को नुकसानदायक पहुँचे। लेकिन आप अब इसी के पास रहिएगा दिन भर तब नुकसानदेह है, क्योंकि आप देखिए जादूगोड़ा के आसपास जहाँ पे इसका खनन होता है उसके आसपास पब्लिक का हेल्थ गिरने लगा है, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, कारण यही रेडिएशन। वहाँ यूरेनियम खान है, यूरेनियम निकला तो वहाँ से अपने आप रेडियो सक्रिय होंगे, अपने आप उसे तरंग निकलेगा, इसलिए उसको रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। और उन्हीं का उपयोग हम लोग ईंधन के तौर पे परमाणु ऊर्जा में करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब का, ठीक है। जैसे जापान में बम गिरा कब? 1945। आज लगभग कितना साल हो गया? 55, और मान लीजिए 25, 70 साल, उससे ज़्यादा ही, 70 के 80 साल हो रहा आसपास। तो सोच लीजिए उस समय का गिरा हुआ अभी तक विकलांगता पैदा हो रहा है, कारण अभी भी वहाँ रेडिएशन है, अभी भी रेडिएशन है, और वही रेडिएशन मानव को छेद, मतलब मानव के अंदर घुस के उसका डीएनए में चेंज कर दिया, जैसे कारण देखिए विकलांग हो रहे हैं। तो इसीलिए रेडियो सक्रिय तत्व जिनसे स्वतः निकलते रहता है, अल्फा रे निकले, बीटा रे निकले, गामा निकले, जो भी निकले निकलते रहेगा, ठीक है। इसी में हाफ लाइफ पीरियड आता है, अर्धायु का कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग सुने होंगे कहीं, जो जीवाश्म का आयु पता करने के लिए उसका हाफ लाइफ हो जाता है, कहाँ है क्या है, तो ये सब होता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन, यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ये सब भारी तत्व अपने आप में एक्टिव तत्व होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। एक है अब वातावरण संरक्षण, इसमें स्वस्थान और बाह्य स्थान, ठीक है। इसको कल ही करेंगे, लेकिन खाली थोड़ा सा 5 मिनट खाली सुन लीजिए। स्वस्थान क्या होता है? स्वस्थान का मतलब है अपना स्थान, जो जिसका स्थान है वहीं पे उसको संरक्षित कर देना, वो होता है स्वस्थान। और बाह्य स्थान यानी आपको बाहर ला के संरक्षित करना। जैसे इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग को आपका अपना ही जिला में कॉलेज का स्थापना अगर कर दिया जाए तो आपको बाहर जाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो आप अपना ही जिला में पढ़ लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वस्थान है कि आप अपना ही जिला में खुद पढ़ लिया, आपको बाहर जाना नहीं पड़ा। लेकिन बाह्य स्थान क्या हो गया? हो सकता है बहुत जन का घर गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा, वो लोग कहाँ है? रांची। रांची पढ़ने आए तो अपना जगह को तो छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? बाह्य स्थान। यही चीज हम लोग वातावरण का संरक्षण में करते हैं। स्वस्थान यानी जंगल है, जंगल में सारे जंगली जानवर का निवास स्थान है।
अगर उनको हमको बचाना, उनको संरक्षित करना है, अगर हम जंगल ही में ऐसा व्यवस्था कर दे कि उनको कहीं जाना नहीं पड़े और वो स्वस्थ हो जाए यानी बच जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्वस्थान है। लेकिन अगर हम देखें कि अब ये बाघ यहाँ नहीं बच पाएगा, हमको यहाँ से इसको हटाना होगा, तो उसको हटा के हम दूसरा जगह ले गए, चाहे चिड़ियाघर में ले जाए, चाहे हॉस्पिटल ले जाए, कहीं कुछ ले जाए, अगर उसको बचा रहे हैं तो वो क्या हो गया, बाह्य स्थान। कि वहाँ उसको बचाना मुश्किल था, वहाँ से हम उसको प्रजनन केंद्र ले गए या चिड़ियाघर ले गए, बॉटनिकल गार्डन ले गए, जहाँ भी ले जाए, लेकिन वहाँ से हटा दिए तो क्या हो गया, बाह्य स्थान या पर स्थान भी बोलते हैं, यानी उसका प्राकृतिक रूप से निवास स्थान को उसका छुड़वा देना, यही होता है स्व स्थान और बाह्य स्थान। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे एग्जाम्पल लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा चीज़, ठीक है। तो कल इसको करते हैं और बाकी सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, काम आएगा ही आप लोग को, ठीक है। अभी तो क्लास नहीं है कोई, ठीक है, कल आइए, कल फिर देखते हैं आगे।